नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर औली रोड पर सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा कीचड़ बैंड के पास हुआ। हादसे की जानकारी के बाद राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और घायल जवानों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। जवानों का कहना है कि सड़क का पुस्ता ढह जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो देखिए, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। सेना का एक वाहन औली रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल जोशीमठ में औली रोड पर सेना का वाहन हादसे का शिकार हुआ है और इस हादसे में सेना के 2 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा कीचड़ बैंड के पास हुआ। हादसे की जानकारी के बाद राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। घायल जवानों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। जवानों का कहना है कि सड़क का पुस्ता ढह जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। और देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिका को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने 4 धामों समेत कुल 51 मंदिरों का आधिपत्य अपने हाथों में ले लिया है, जो गलत है। देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया। ये जनहित याचिका पर सुनवाई काफ़ी समय से चल रही थी, जिसमें सरकार की तरफ से अपना पक्ष ललन डीजी ने रखा, बोर्ड की तरफ से उनके काउंसिल ने रखा, एक एनजीओ भी बीच में आए थे, उनका भी पक्ष रखा गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्गुमेंट्स रखे, अपने विचार रखे, हमको सुना गया और आज सारी सुनवाई के पश्चात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको जजमेंट को रिजर्व किया है। अब इंतजार है, जजमेंट आएगा। और ऊर्जा विभाग में 764 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने से जहां बेरोजगार युवाओं में आस बढ़ी है, वहीं भर्ती को लेकर विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कोर्ट जाने का मन बना लिया है। संविदा कर्मियों का कहना है कि पहले हमारा नियमितीकरण होना है और इसके लिए कोर्ट पहले भी विभाग को आदेश दिया था, लेकिन विभाग नियमितीकरण की जगह नई भर्तियां करने जा रहा है। इस निर्णय के खिलाफ उत्तराखंड शासन माननीय उच्च न्यायालय में गया था और उच्च न्यायालय में उसको औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को स्टे कर दिया था, इस शर्त के साथ कि आप भविष्य में ना तो कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे और ना ही आप इनके पदों से कोई छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन अब देखिए, अभी उत्तराखंड शासन ने जो ये भर्ती प्रक्रिया की है और इससे ये लगता है कि ये सरासर माननीय न्यायालय की अवमानना है। हमारे पास राज्य सरकार से इन पदों का सैंक्शन आया है कि इनको हम अपॉइंट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो भी जिन पदों पर भी किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं, कोई लीगल इशू नहीं होगा, उन पदों पर ही हम भर्ती करेंगे। अभी कोई भी जो हम निर्णय लेंगे, किसी भी पद पर भर्ती का जो भी निर्णय लेंगे, वो नियमानुसार जो सही होगा वही करेंगे। और बड़कोट में बारिश मुसीबत बन गई है। पहाड़ से बहकर आए सैलाब की वजह से नेशनल हाईवे 94 का करीब 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया, जिससे इस इलाके के लोगों के सामने आवाजाही का संकट हो गया है। बड़कोट में बारिश इस कदर आफत बनकर बरसी कि सड़क के एक बड़े हिस्से का नामो निशान ही मिट गया। ये तस्वीरें धरासू पुलचट्टी नेशनल हाईवे की हैं। हाईवे की हालत देखिए। पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने इसके एक बड़े हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। रोड के बीच का एक हिस्सा कहां गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। नेशनल हाईवे के करीब 100 मीटर बड़ा हिस्सा गायब है। दरअसल बारिश के बाद पहाड़ से तेज रफ्तार से आए पानी ने सड़क को तहस नहस कर दिया। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि सड़क का 100 मीटर हिस्सा बह गया। चट्टी के पास में 30-35 मीटर है लगभग जो वॉश आउट हुआ है और डबल कोट में भी रोड जो है थोड़ा खराब है, तो उसमें एनएच को भी जो विभागीय है उनको निर्देशित कर दिया गया है। वो तत्काल जो है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और काम भी अभी चल रहा है। पानी के साथ बहकर आया मलबा रोड पर जहां तहां बिखरा हुआ है।
कहीं पेड़ों के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हैं तो कहीं पर पत्थर और मलबा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस जगह पर यमुना नदी की तरफ से जमीन लगातार धंस रही है। इसी वजह से सड़क का एक हिस्सा धंस रहा है। ऐसे में मॉनसून की बारिश ने समस्या को और बढ़ा दिया है। अड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं हरिद्वार में वन मंत्री हरक सिंह रावत के काफिले को कुछ लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। टैक्सी यूनियन से जुड़े लोगों ने हाईवे पर दौड़ रही वन मंत्री की कार को रोकने का इशारा किया। इसी दौरान हरक सिंह रावत की गाड़ी रुक गई। टैक्सी यूनियन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। हालांकि अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या मंत्री की गाड़ी को इस तरह हाथ का इशारा करके रोका जा सकता है। लॉकडाउन के समय में टैक्सी और तमाम जो बिल्कुल नहीं चल पाए और उसके कारण उनके सामने जो समस्या है उसको लेकर जो ज्ञापन दिया गया, हम इस पर सरकार में सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि कुछ न कुछ राहत और कुछ न कुछ सहयोग इन सभी को भी दिया जाए। और आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज 3 बच्चों समेत कुल 10 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। अल्लिखा कंटेनमेंट जोन की 3 महिलाओं की कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर दिल्ली से 2 जून को आई एक रिपोर्ट एक युवक की पॉजिटिव आई। इन सभी को उपचार के लिए कोविड-19 सेंटर भेजा जा रहा है। तो 10 लोगों के एक साथ कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी को कोविड सेंटर भेज दिया गया है। कानपुर में पुलिस पर हुई फायरिंग की घटना के बाद उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिस बल को उपकरणों की फायरिंग प्रैक्टिस करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरह की घटना सामने आने पर पुलिस पहले से ही अलर्ट रहे। प्रकरण को देखते हुए कानपुर के हमने अपनी पुलिस को अलर्ट किया है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की घटना ना होने पाए, उस हेतु प्रॉपर प्लानिंग से जाएं, प्रॉपर तैयारी से जाएं, पूरी प्रॉपर इंटेलिजेंस करके जाएं, मुखबिरी करके जाएं, पूरा स्टडी करें, अध्ययन करें कि जिस क्रिमिनल के यहाँ जा रहे हैं उसका क्या लेवल है, कितने लोग हैं, क्या उसकी फायर पावर है, उसका अध्ययन करें और उसके बाद अपनी तैयारी करें। ज़रूरत हो तो कमांडो लेकर के जाएं। और हमने अपनी जो नॉर्मल कांस्टेबलरी है उसको भी रेगुलर फायर प्रैक्टिस कराने को बोला है। और देहरादून वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महोत्सव का शुभारंभ पीपल का पौधा लगाकर किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से भी पौधारोपण करने की और उसके संरक्षण की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग का इस साल 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य है। सभी लोग मास्क जरूर पहनें और बार-बार 16 जुलाई हरेला पर्व होता है और उस दिन हमने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी कि उस दिन हम पूरे राज्य में एक साथ वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से हमको उसमें थोड़ा तब्दीली करनी पड़ी क्योंकि जो सामाजिक दूरी एक साथ जब वृक्षारोपण होगा तो उसमें उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी, एक रिस्क रहेगा और इसलिए हमने एक दिन का लक्ष्य न रख के अब हमने कहा कि इस सीज़न में हम पूरे 2 करोड़ पौधे लगाएंगे। उधर खटीमा में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री ने थारू राजकीय इंटर कॉलेज में पौधा लगाया। शिक्षा मंत्री 10 दिवसीय पौधारोपण अभियान पर है। इस दौरान वो कुमाऊं और गढ़वाल के स्कूलों में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोविड-19 विश्व के लिए चुनौती बन के आई और इस चुनौती ने हमको सिखाया कि जितना हम प्रकृति के निकट रहेंगे और प्रकृति जितने स्वस्थ रहेगी उतना है व्यक्ति मानव जीवन भी उतना स्वस्थ रहेगा। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं जो आने वाले समय में चलकर उत्तराखंड के देश के भविष्य बनने वाले हैं, उन बच्चों को यह जानकारी होनी चाहिए। किताबों में तो उससे पढ़ते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में बच्चों को पता होना चाहिए प्रकृति हमारे जीवन में कितना बेहतर।
उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी अब दिल्ली में नए बंगले में रहेंगे। अनिल बलूनी को लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगला मिला है। ये सरकारी आवास कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आवंटित था, जिसे खाली कराने के बाद अब अनिल बलूनी को आवंटित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इस सरकारी आवास का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद प्रियंका को 1 अगस्त तक इस बंगले को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। प्रियंका 20 साल से इस बंगले में रह रही थी। साल 2000 में प्रियंका को यह बंगला आवंटित किया गया था। इस बार हरिद्वार में कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, जिससे कांवड़ से जुड़े कारीगर परेशान हैं। ये लोग पिछले कई दशक से कांवड़ बनाकर बेचने का काम करते आ रहे हैं, मगर इस बार इनका काम ठप पड़ा हुआ है। कोरोना ने इस बार ऐसी दहशत मचाई कि हरिद्वार में कांवड़ बनाने के काम से जुड़े इन कारीगरों की कमर टूट गई। ये लोग कई दशक से कांवड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इसी वजह से इनका काम भी ठप हो गया है। बहुत परेशान है आदमी। कॉलोनी की सारी कॉलोनी में कांवड़ बनती है हमारी, सभी आदमी परेशान है। कम से कम पूरी कॉलोनी में ऐसा होगा 25 लाख रुपए का नुकसान है जी। धर्मनगरी में रहने वाले ऐसे 100 से ज्यादा परिवार हैं जो कांवड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। कांवड़ बनाकर बेचने से जो इनकम होती थी, उसी से इनके परिवार का गुजारा चलता है। सारा ही नुकसान हो गया जी। गरीबों को तो 2 रुपया भारी, अब तो सारा ही भारी पड़ गया हमें। बिल्कुल ही हमारा तो काम पिट गया। हमारे तो बच्चे परेशान हैं। लोन पर भी पैसे उठा कर बांस लिए थे, अब वो लोन भी देना पड़ रहा, क्या करें। कांवड़ मेले से हरिद्वार के व्यापारियों का काफी बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ है। कांवड़ मेला ना होने की वजह से स्थानीय व्यापारी को करीब 5000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसमें 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कांवड़ से जुड़े व्यापारियों को ही नुकसान है। मेले को लेकर जो परंपरागत मेले का स्वरूप था, उसको रद्द किया है। गंगा जल लेके जाना, गंगा जली के आधार पर अपना विधि विधान से पूजा करना, पाठ करना, उस पर कहीं प्रतिबंध नहीं लगा, किसी तरह का भी ना है। हरिद्वार के व्यापारी और कांवड़ बनाने वाले कारीगर कांवड़ मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कांवड़ मेला न सिर्फ धर्मनगरी की रौनक है, बल्कि इससे रोजगार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बार कोरोना ने सबके सपने चकनाचूर कर दिए हैं। हरिद्वार से रोहित शिकोला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।